63 शहर, 63 जगहें ऐसी हैं जहां मैं उस मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए गया हूं। यहां गया के साथ ही हमारे उमैर साहब बैठे हुए हैं। पटना के सब्जी बाग से लेकर, दरभंगा से लेकर के, बेगूसराय से लेकर के, टोंक राजस्थान से लेकर के, केरल के कन्नूर से लेकर के, मुंबई के मुंब्रा तक शायद ही कोई शहर बचा हो जिसने मुझे आवाज दी और मैं गया न हूं। अपना डीजल, अपना पेट्रोल, अपनी फ्लाइट का किराया खर्च करके पहुंचा हूं मैं। फिर भी हमारे समाज के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो जज्बातों का सौदा कर रहे हैं, ये तो आंसू बेच रहे हैं, ये तो ये है, ये तो वो है। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि एक बार साथ खड़े होकर के देखिए। बहुतों को आजमाया है आपने ना, बहुतों को आजमाया है। जहां भी जिसने भी आवाज दी, आपने नई सवारी पर चढ़ने में 1 मिनट भी देरी नहीं लगाई, नया झंडा हाथ में उठाने में 1 मिनट भी देरी नहीं लगाई। मैं आपसे यहां वादा कर रहा हूं खड़ा होकर के, एक बार भरोसा करिए, साथ खड़े होइए। इंशाअल्लाह जिस दिन आप में और पार्टी में किसी एक को चुनना पड़ेगा, मैं आपकी तरफ खड़ा हो जाऊंगा। पढ़ाई करी, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से खुदा ने एक रास्ता दिया। वालिद साहब चाहते थे डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन खुदा को कुछ और बनाना था। और वहां के बाद जो मुशायरों का सफर था, मुझे एक वक्त के बाद लगा कि मुशायरों में ये जो 25-25, 30-30 हजार, 50-50 हजार की आवाम बैठती है, ये सारी रात मुशायरा सुनने के बाद लेकर क्या जाती है? वही महबूबा के जुल्फों पर शेर, वही आंचलों पर शेर, वही खतों किताबत की बातें, और सुबह घर वापसी, तालियां बजाते हुए लोग। मुझे लगा ये जो प्लेटफॉर्म है इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो जिस उम्र में मुझे मोहब्बत पे गजलें कहनी चाहिए थी, उस वक्त में मैंने नजीब की माँ के आंसुओं पे नज़्म कही। जिस वक्त में मुझे मालाएं बटोरनी चाहिए, दुआएं बटोरनी चाहिए थी, उस समय में किसी पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना माँ को अपने सीने से लगाने के लिए उसके घर जा रहा था। मुझसे नहीं सोया जाता था सुकून से। मेरे भाई, आप सब मेरे जैसे हैं, मेरे ही तरह के परिवार से हैं। मेरे वालिदैन जो जिंदगी गुजार रहे हैं, आप भी ऐसी ही जिंदगी, आपके वालिदैन भी ऐसी ही जिंदगी गुजारते हैं। मैं आपका हूं, आप जैसा हूं। आज खुदा ने बहुत बड़ी जगह बिठा दिया है, पूरे देश में पॉलिटिकल तौर पर एक रहनुमाई करने का मौका दिया है। लेकिन आज यहां खड़ा होकर बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि मेरी सियासी जिंदगी महज 2.5 साल की है, महज 2.5 साल की। लेकिन इन 2.5 सालों में कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने और हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने वो भरोसा जताया मुझ पर कि जिस ओहदे तक पहुंचने के लिए सारी सारी जिंदगी गुजार देते हैं लोग, 50-50 साल संघर्ष करते रहते हैं, उस जगह पे मुझे बहुत कम उम्र में लाकर बिठा दिया। अब मेरी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। मैं कल के भाषण में ये कह रहा था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 32 साल से सत्ता से बाहर है और मेरी पूरी उम्र 32 साल है। ऐसे में मेरे पास जज्बा है, हौसला है और मुझे बहुत काम करना है। मैं आज यहाँ इस प्रोग्राम में जो मेरे आने का मकसद था वो यही था कि आपसे आऊं और आपसे बात करूं और आपसे कहूं कि हालात बहुत मुश्किल हैं, हुकूमतों के मंसूबे बहुत बुरे हैं। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं समझते हैं कि इस वक्त सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, लेकिन ये अकेले किसी तारिक सिद्दीकी से नहीं बदलेगा, अकेले किसी अनीस अंसारी से नहीं बदलेगा, अकेले किसी इमरान प्रतापगढ़ी से नहीं बदलेगा। आपको बेदार होना पड़ेगा। मैं चाहता हूं निजामे कोहन बदल डालूं, मगर ये बात फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये काम सबका है, 2-4-10 की बात नहीं। आपको बेदार होना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं यहाँ आज कांग्रेस की पैरवी करने के लिए भी नहीं खड़ा हूं, मैं आपसे बहुत दिल खोल के बात करने के लिए खड़ा हूं। मेरे भाई, सियासी रहनुमाओं से क्या तलाशते हो? यही ना कि जब आपका कोई दर्द हो तो आपके साथ खड़े हो जाएं, आपके मुद्दों पर ईमानदारी से सोचें। तो मुझे एक बात का जवाब देना, आप मुझे पिछले 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से मेरी नज़्में सुनते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। मुझे ईमानदारी से बताना कि इन 10-12 साल की जो मेरी जिंदगी गुजरी है, जिसे मैं सामाजिक जिंदगी कह सकता हूं,
आपने मुझे एक लम्हा भी कौम की फिक्र से गाफिल देखा है? मैं अपनी उस पुरानी जिंदगी की दुहाई देते हुए आपसे कह रहा हूं कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, अकेले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप नेता बनाते हैं, आप नेता बनाने पे आएंगे तो खाक से उठा करके किसी को भी आसमान पर बिठा सकते हैं। मैं आपके भाई की तरह आपके सामने दामन फैला के आया हूं और ये कहने आया हूं कि एक बार भरोसा करिए, ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो महज एक सूबे की पार्टी है, मेरे लिए तो बहुत आसान था कि मैं उत्तर प्रदेश में किसी रीजनल पार्टी का दामन थामता और राज्यसभा में बैठा होता, या फिर मेरे सामने तो ये ऑफर रहा कि उत्तर प्रदेश की जिस विधानसभा से चाहो चुनाव लड़ो, जो पोर्टफोलियो चाहोगे वो मिनिस्ट्री में दी जाएगी, लेकिन हमारे साथ आओ। लेकिन मैंने एक मुश्किल रास्ता चुना। मेरी 2017 में जब राहुल जी से मुलाकात हुई तो उस इंसान से मिलने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, इस देश में जो नफरत वाली सोच है आरएसएस की, उसके खिलाफ कोई लड़ सकता है तो उस शख्स का नाम सिर्फ राहुल गांधी। और यकीन जानिए, मेरा खुदा गवाह है, ये बात कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं कि इस मुल्क में आरएसएस के खिलाफ ईमानदारी से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, मैं तमाम बेईमानों के चेहरे जानता हूं जिन्होंने अपने चेहरों पे एक नकाब रखी हुई है और पीठ पीछे उनकी मेरे पास तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जब वो आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं के चरण छू रहे हैं। लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि इस मुल्क में एक नेता है जिसका नाम राहुल गांधी है, जिसका विजन क्लियर है आरएसएस के खिलाफ। आपकी लड़ाई बड़ी है, आपके मसले, आप इन छोटे छोटे मसले पे मत जाइए, आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है। आपके खिलाफ हुकूमतों के मंसूबे बहुत बुरे हैं और वो मंसूबे बहुत लंबे हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जब मकसद बड़ा हो तो बहुत सारी चीजें कुर्बान करनी पड़ती हैं, छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। गाजीपुर के साथियों, गाजीपुर की सरजमीन से हमेशा इंकलाब उठता रहा है। गाजीपुर की मिट्टी से अगर एक अब्दुल हमीद सरहद पे न खड़ा होता तो उस वक्त पता नहीं जंग के हाल क्या होते हैं। आप वो हैं जो जंग का निजाम बदल दिया करते हैं। तो मैं गाजीपुर के नौजवानों के बीच खड़ा होकर के ये कह रहा हूं, यहाँ पर चाह लेंगे तो उत्तर प्रदेश का निजाम बदलेगा, उत्तर प्रदेश की सियासत बदलेगी, उत्तर प्रदेश की हुकूमत बदलेगी। ये काम गाजीपुर से शुरू होगा। मुझसे जब इरफान ने कहा कि आपको गाजीपुर यूथ की तरफ से सम्मानित किया जाना है, आपको आना पड़ेगा, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। एआईसीसी के जो मेरे ऑफिस के लोग हैं उन्होंने कहा सर इस तरह के पर्सनल प्रोग्राम में मत चलिए, हम एक पॉलिटिकल विजिट पे चल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, गाजीपुर से एक बड़ा जज्बाती रिश्ता है, सारे सियासी प्रोग्राम छोड़े जा सकते हैं लेकिन गाजीपुर का प्रोग्राम नहीं छोड़ा। मैं एक बार फिर से इस पूरी टीम का शुक्रिया अदा करके आपसे एक वादा कर रहा हूं, नेता पार्टी नहीं बनाती है, नेता समाज बनाता है। लोग ये कहते हैं एक शायर कैसे नेता बन सकता है, एक शायर कैसे क़यादत कर सकता है, ये सवाल उठाया जाता है। पिछले 10-12 साल में हिंदुस्तान का कोई ऐसा मुद्दा बचा हो जिस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने ना बोला हो? ईमानदारी से कभी अपने दिल में झांक के पूछिएगा, कोई एक मुद्दा ऐसा बता दीजिए जिस पे मैंने आवाज ना उठाई हो, जहां आपको लगा हो कि इमरान प्रतापगढ़ी को अगली सुबह वहां पर खड़ा हुआ नजर आया। जितनी तकरीरें करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, टीवी चैनलों में बैठ के डिबेट करने वाले लोग हैं, मैं अक्सर उनसे भी कहता हूं कि ये दौर ऐसा है कि आपको टीवी चैनलों पर नजर आ रहे हैं। मैं खड़ा रहा हूं इस लखनऊ में जब रात के 4 डिग्री और 5 डिग्री टेम्परेचर में आंदोलन पर बैठी हुई हमारी माओं के कंबल छीने जा रहे थे, बहनों के कंबल पर पानी डाल देती थी पुलिस। आपको याद होगा कि पूरे हिंदुस्तान में वो जो बड़े बड़े क्रांतिकारी फिरा करते हैं, आप सब उनके चेहरे आपकी आंखों में है। मुझे बताइए क्या कोई लखनऊ आने की हिम्मत जुटा पाया था? आया था कोई? इसी लखनऊ में अपने एसी कमरे में बैठे हुए बड़े बड़े नेता तमाशा देख रहे थे जब आपको जलील किया जा रहा था, खाना तक नहीं पहुंचाने दिया जाता था आंदोलनकारी बहनों तक। आया था मैं पिछली 26 जनवरी को, मुझे कहा गया कि आप आओगे तो अरेस्ट कर लेंगे। मैंने कहा अरेस्ट कर लीजिए, जेल जाना बहुत छोटी बात है कौम के लिए, जेल जाने की जरूरत पड़ेगी। मुझे याद है कि मुरादाबाद की ईदगाह में प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां के डीएम ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा प्लीज इमरान साहब मुरादाबाद मत आइएगा, आएंगे तो कार्रवाई होगी। मैंने कहा नहीं, मैं एहतजाज में शामिल होने तो जरूर आऊंगा।
और यहाँ मुरादाबाद के साथ ही बैठे हैं। मैंने दिल्ली अपनी गाड़ियां छोड़ी, मैंने अपना मोबाइल फोन दिल्ली में छोड़ा और मैं कैब बुक करके मुरादाबाद गया और प्रोटेस्ट में बाइक से गया। पूरी पुलिस फोर्स ऐसे भर दी गई थी कि लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन सलाम मुरादाबाद को कि कम से कम 2 लाख की आवाम उस प्रोटेस्ट में, उस एहतजाज में मौजूद थी। और अगली सुबह जब मैं लौट के आया तो मुझे 1 करोड़ 4 लाख रुपए का नोटिस दिया था उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने कि आप पर जुर्माने के तौर पर ये रकम लगाई जाती है। लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की। मैं हैदराबाद गया एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान और मैंने वहां खड़े होकर के माइक से ये कह दिया कि मुझे हैरत है कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है। तो मेरे ऊपर 4 धाराओं के मुकदमे लगवाए गए। मैंने परवाह नहीं की। मैंने परवाह नहीं की। मुझे राजस्थान से जाके चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन मैं पहलू खान की मां के आंसू पोंछने के लिए वहां गया। मुझे झारखंड से चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन जब तबरेज अंसारी को मारा गया तो मैं उसके गांव तक गया, उनके परिवार से मिल करके जितना मेरी हैसियत थी उस हैसियत के हिसाब से मैंने उनकी मदद की। जो अल्लाह ने मुझे दिया था, जो आप मुझे मुशायरों में दे देते थे, मैं उसे जा करके लोगों में तकसीम कर दिया करता था। आज मेरा बैंक बैलेंस चेक करेंगे तो कभी कभी मेरे छोटे भाई और मेरे साथी इस बात के लिए मुझे उलाहना देते हैं कि सारी जिंदगी समाज सेवा ही करते रहिएगा कि कुछ काम भी करिएगा। काम से मतलब होता है पैसे कमाने वाला काम। तो मैं उनसे कहता हूं पैसे तो अल्लाह बहुत दे देगा, लेकिन ये मुश्किल वक्त है इस वक्त कौम के साथ खड़े होने का। एनआरसी मूवमेंट के दौरान हिंदुस्तान के 63 शहर, 63 जगहें ऐसी हैं जहां मैं उस मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए गया हूं। यहां गया के साथ ही हमारे उमैर साहब बैठे हुए हैं। पटना के सब्जी बाग से लेकर, दरभंगा से लेकर के, बेगूसराय से लेकर के, टोंक राजस्थान से लेकर के, केरल के कन्नूर से लेकर के, मुंबई के मुंब्रा तक शायद ही कोई शहर बचा हो जिसने मुझे आवाज दी और मैं गया न हूं। अपना डीजल, अपना पेट्रोल, अपनी फ्लाइट का किराया खर्च करके पहुंचा हूं मैं। फिर भी हमारे समाज के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो जज्बातों का सौदा कर रहे हैं, ये तो आंसू बेच रहे हैं, ये तो ये है, ये तो वो है। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि एक बार साथ खड़े होकर के देखिए। बहुतों को आजमाया है आपने ना, बहुतों को आजमाया है। जहां भी जिसने भी आवाज दी, आपने नई सवारी पर चढ़ने में 1 मिनट भी देरी नहीं लगाई, नया झंडा हाथ में उठाने में 1 मिनट भी देरी नहीं लगाई। मैं आपसे यहां वादा कर रहा हूं खड़ा होकर के, एक बार भरोसा करिए, साथ खड़े होइए। इंशाअल्लाह जिस दिन आप में और पार्टी में किसी एक को चुनना पड़ेगा, मैं आपकी तरफ खड़ा हो जाऊंगा। एक बार अगर आपने वो ताकत मुझे दे दी, आज मुझे पार्टी ने बहुत ताकत दी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सियासी ताकत जो आवाम देती है वो आवाम मुझे सियासी ताकत दे। उसके बाद आप देखेंगे कि लोगों की हमदर्दी क्या होती है और सियासत करते हुए भी आवाम की खिदमत कैसे की जा सकती है। ये इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। मैंने खुद को आपके लिए वक्फ किया है, मैंने आपके नाम किया है खुद को। आप मुझसे काम ले लें। कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक इल्जाम लगता रहा है कि अक़लियतों के मुद्दों से भागती है कांग्रेस पार्टी। यहां बैठे हमारे बड़े, लेकिन आपको एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि मेरे जैसे इंसान को, मेरे जैसे बोलने वाले इंसान को, मेरे जैसे मुद्दों पर खड़े रहने वाले इंसान को अक़लियती शोबे का कौमी सदर बना के कांग्रेस ने ये मैसेज दे दिया है कि हमने तुम्हारी आवाज को ताकत दे दी है, इससे जितना काम लेना हो काम ले लो। अब आप काम लेने पे आएंगे तो काम करूंगा, मैं काम करने के लिए आया। मैं अपना बहुत कुछ छोड़ के आया हूं। मैं एक दिन बैठा हुआ सोच रहा था कि मुशायरों में जाता था, मैं हिंदुस्तान का सबसे महंगा शायर हूं। एक मुशायरे के पेमेंट 5-5 लाख रुपए मिल जाया करते थे और 2 घंटे माइक पे खड़े होकर शायरी सुना के, ताली बजवा करके और छुट्टियां बिताता था। आज हालत यह है कि अपनी जेब से खर्च करो, परेशान रहो, शिकायतें झेलो, लोगों की भड़ास सुनो, जिलेवार जाओ, घूमने जाओ, लोगों से मिलो, नींद का पता नहीं, सुकून चैन कहाँ है ये कुछ पता नहीं। लेकिन मैं ये क्यों कर रहा हूं? कभी कभी मैं खुद से सवाल करता हूं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैंने ये मुश्किल रास्ता क्यों चुन लिया। फिर मुझे लगता है कि हम लोग तो सरवाइव कर गए, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे बच्चे कैसे रहेंगे इस माहौल में जो माहौल बनाया जा रहा है। तसव्वुर करिए आप
कि आने वाले 10 साल बाद का हिंदुस्तान कैसा होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत मुश्किल होगा। हम आप तो जी गए, हम आपने तो लड़ लिया इस माहौल से, हमने आपने तो लगभग आधी जिंदगी, आधी से ज्यादा जिंदगी जी ली और बाकी जिंदगी भी ऐसे वैसे कट जाएगी। लेकिन सोचो कि आपके बच्चे किस माहौल में, किस फजा में सांस लेंगे। हमें उनके मुस्तकबिल की लड़ाई लड़नी। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, शायद हो सकता है कि मैं कुछ बहुत अपनी आंखों से देख न सकूं भारत को खूबसूरत बनते हुए, लेकिन मैं इतना यकीन रखता हूं कि मेरे बच्चे खुली हवा में सांस लेंगे, आपके बच्चे खुली हवा में सांस लेंगे। इंशाअल्लाह ये कोशिश मैं जरूर करूंगा और इसे करके रहूंगा। और तारिक भाई, आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के यूपी के हेड रहे हैं इससे पहले, आप सबने अगर साथ दिया, आपने मुझे दुआ दी, तो एक बात आती है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को पार्टी में ताकत नहीं मिलती। मैं ऐसे ऐसे इरादे और ऐसे ऐसे मंसूबे और ऐसी ऐसी प्लानिंग के साथ इस डिपार्टमेंट को आगे ले जाऊंगा कि आने वाले दिनों में लोग मिसाल देंगे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के काम करने की ताकत को। जहां भी जुल्म होगा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वहां खड़ा रहेगा और मुझे बोलने से कोई रोक नहीं पाएगा। लोग ये कहते हैं कांग्रेस में लोग जाते हैं तो जबानें बंद हो जाती हैं, बोलने नहीं दिया जाता। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बात है। जो नेता आपसे ये कहे कि कांग्रेस पार्टी आप लोगों की आवाज बंद कर देती है, अक़लियत के नेताओं की आवाज बंद कर देती है, वो झूठा है, वो झूठ बोलता है। मेरा नाम इमरान प्रताप गढ़ी है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि आजम खान के साथ जुल्म हो रहा है, जौहर यूनिवर्सिटी को ढहाने की साजिशें की जा रही है, तो मैं कांग्रेस पार्टी में होकर के भी एक दिन आजम खान के घर पहुंच जाता हूं। आपको जान के हैरत होगी कि उसके 4-5 दिन बाद जब प्रियंका गांधी जी से मेरी मुलाकात होती है, तो प्रियंका गांधी जी ने मुझसे कहा कि इमरान, तुम आजम साहब के यहां गए थे, अच्छा लगा। ये मुझसे प्रियंका गांधी जी ने